हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीएमए इंटर का पेपर नंबर 10 जो कि है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये हम लोग दिसंबर 24 का सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आईसीएमआई कैसे मार्क्स अलॉट करता है और ऑडिटिंग में कितना थ्योरी लिखना पड़ेगा जिस हिसाब से मार्क्स अच्छे मिलेंगे और क्या कहते हैं आईसीएमआई मार्क्स कैसे कट करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम थोड़ा लिमिटेड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज टोटल क्या कहते हैं 30 मार्क्स के आते हैं जिसके अंदर मुझे 20 मार्क्स मिले, जो कि ठीक है क्योंकि एमसीक्यूज में मतलब अच्छे मार्क्स मिल गए तो इजीली एग्जामिशन या फिर पासिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पेपर में मुझे 54 मार्क्स मिले टोटल। मतलब मैं बताता हूँ आपको कैसे मार्क्स मिले। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये शेड्यूल 3 का क्वेश्चन था। ये मतलब टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर आपका शेड्यूल 3 बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े थे। मतलब जो इशू ऑफ शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर, ये सब मैंने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा था। ये मतलब मैंने इतना सॉल्व किया। शेड्यूल 3 का एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन आया था। इसमें स्टेप मार्किंग मुझे मिले, मतलब मेरे कुछ कुछ वर्किंग नोट रॉन्ग थे, नोट्स टू अकाउंट्स। उसके वजह से मेरा मतलब मेन आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा बैलेंस शीट रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले मुझे मतलब जहाँ जहाँ मेरे करेक्ट है वहाँ पे मुझे मार्क्स मिले। फिर उसके बाद मुझे स्टेप 2, ये स्टेप 2 में 3 मार्क्स मिला, स्टेप 1 शायद नीचे। फिर उसके बाद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कुछ कुछ अमाउंट सही था। यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट रॉन्ग हो गया क्योंकि वर्किंग नोट में कुछ अमाउंट ज़्यादा हो गए थे। ये मेरा मतलब इसके वजह से रॉन्ग हो गया। अदर एक्सपेंसेस में मतलब मैंने कुछ गलत ले लिया था, उसकी वजह से यहाँ पे पूरा रॉन्ग हो गया, जिसके अंदर मुझे 2 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में आप देख सकते हो शेयर होल्डर फंड्स मेरा सही था। रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा सा रॉन्ग था क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग आया तो ये अमाउंट रॉन्ग आने की वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। फिर मेरा पीपी अकाउंट सही था। फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सही है। फिर फाइनेंस कॉस्ट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब मेरा सही है। अदर एक्सपेंसेस मेरा रॉन्ग था और अदर इनकम मेरा सही था। इसकी वजह से ही मेरा मतलब मेन मार्क्स कट हो गए। इसकी वजह से मेरा रिजर्व एंड सरप्लस रॉन्ग आया, उसकी वजह से पीएनएल भी रॉन्ग आया और मेरा बैलेंस शीट भी रॉन्ग हो गया सिर्फ एक अमाउंट की वजह से, जो कि मतलब यहाँ पे भी रॉन्ग आ गया। और उसके बाद ये एम्प्लॉय बेनिफिट सही था। फिर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सही था। इसमें मुझे टोटल 8 मार्क्स मिले 14 में से। इसमें भी मतलब थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो तो आपको इसमें 10 to 12 मार्क्स इजीली मतलब मिल सकते हैं इसके अंदर। और जैसा कि मैंने नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जैसे क्वेश्चन का ये था, जैसे मशीनरी, पहले तो मैंने पहले मशीनरी बनाया। नोट्स टू अकाउंट मतलब मैं लाइन वाइज बनाया, जैसे बहुत लोग इक्विटी शेयर का पहले बनाते हैं फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब बनाते हैं। मैंने मतलब लाइन वाइज बनाया सबको, आप ऐसे ही बना सकते हो, मार्क्स मतलब कट नहीं होते। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया डायरेक्ट, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था एकदम। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया था। तो टोटल मेरा सब सही था, मेरे मुझे इसके अंदर 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले, मतलब फुल मार्क्स मिले। तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व किया जो कि इंडेक्स का क्वेश्चन था। तो इंडेक्स का भी मेरा कुछ आगे स्टार्टिंग के स्टेप सही थे, यहाँ पे सही था, यहाँ पे सही था। फिर उसके बाद मुझे यहाँ डिवाइड नहीं करना था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था। मतलब एग्जाम में मुझे याद नहीं आ रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे आंसर आता। तो उसकी वजह से मेरा मतलब बोनस के बारे में क्वेश्चन आया था इंडेक्स के, तो उसमें मुझे मतलब थोड़े मेरे मार्क्स कट हो गए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे 4 मार्क्स मिले 7 में से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A ये भी क्या कहते हैं क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो इसके वजह से मैंने कुछ भी सॉल्व कर दिया जिसके अंदर मुझे मतलब मस्त 0 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4B ये इंश्योरेंस के बारे में आया था। इंश्योरेंस के बारे में मतलब मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा बोथ ग्रुप था। तो मैं ऑडिटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि ऑडिटिंग मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छा किया था। तो उसके वजह से मुझे मतलब सिर्फ यही अमाउंट करेक्ट होने की वजह से ये 1 मार्क्स मिल गया। जब आप ये कर सकते हो ना, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर से अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजिली अच्छा है, दोनों रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाओ जो लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प करे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ऑडिटिंग सॉल्व किया। ऑडिटिंग में भी ये क्वेश्चन आया था सेक्रेटरियल ऑडिट का। तो मैंने पहले उसके सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन दिया, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद कौन से फॉर्म में ऑडिट सबमिट होता है, MR3। फिर उसके बाद पूरा टर्नओवर बताया, एप्लीकेबिलिटी।
कि 100 करोड़ कितना करोड़ पे वो एप्लीकेबल होता है। तो इसके अंदर मुझे स्टेप 1 में टोटल 3 मार्क्स मिले, मतलब कुछ 5 पॉइंट्स लिखे थे मैंने, जितना मुझे एग्ज़ाम में याद आ रहा था उतना मैंने लिखा, तो मेरे इसके अंदर 4 मार्क्स कट हो गए। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व किया मैंने, ये मुझे मतलब ये नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6B पहले सॉल्व किया, 6A में बाद में सॉल्व किया, जो कि मुझे मतलब याद नहीं आ रहा था। तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम का क्वेश्चन था, सॉरी। तो इसके अंदर मतलब मुझे एक ही पॉइंट मेरा सही था, तो उसके भी मतलब मार्क्स तो नहीं मिले, पॉइंट सही था, बस ठीक था। फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 8B मुझे अच्छे से आ रहा था, मतलब ये मैंने पढ़ के गया था, एकदम मुझे याद था। तो ये भी अपने ओन वर्ड्स में मैंने आंसर दिया कि क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ऑडिटर एंड ऑडिटर चैप्टर वाला जो फर्स्ट है उससे आया था। तो इसके अंदर मुझे ओन वर्ड्स में लिखा मैंने कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कितना डेज लगता है, बोर्ड अपॉइंटमेंट करता है, फिर उसके बाद शेयर होल्डर, ये सब मैंने अच्छे से लिखा। तो स्टेप 1 में मुझे 3 मार्क्स मिले, स्टेप 2 में 4 मार्क्स मिले। तो टोटल इसके अंदर थ्योरी के अंदर मुझे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले। मतलब आप अच्छे से थ्योरी लिखते हो तो आपको 7 आउट ऑफ 7 भी मिल सकते हैं थ्योरी जैसे, मतलब थ्योरी इतना मतलब नहीं, मार्क्स कट हो जाते थ्योरी में। तो 7 आउट ऑफ 7 आया इसके अंदर। फिर इसके बाद ये था कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ये भी मुझे मतलब आ रहा था, इतने ज़्यादा पॉइंट्स तो मुझे याद नहीं थे, लेकिन मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स जो याद थे उतना मैंने लिखा। जैसे 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने दिए, 5 पॉइंट्स लिखे। तो स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिला, मतलब इसके अंदर टोटल मुझे 2 मार्क्स मिला आउट ऑफ 7। फिर उसके बाद नफरा के ऊपर क्वेश्चन आया था, NFRA रोल बताना था। तो मैंने कुछ कुछ रोल्स बताए यहाँ पे। रोल्स ऑफ नफरा मॉनिटरिंग एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखता है, फिर ओवरसीइंग द वर्क ऑफ ऑडिटर, ये सब मैंने लिखा। तो थोड़े मतलब पॉइंट्स सही थे, चेयरमैन एक है, तो मुझे इसके अंदर 1 मार्क्स मिला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8A, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में था, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मतलब ये लिखना था। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, मतलब टोटल 10 पॉइंट्स दिए इसके अंदर। तो 10 पॉइंट्स लिखने के बाद मुझे मतलब ओन वर्ड्स में लिखा था मैं दूसरा वाला करके गया था, हॉस्पिटल हो गया, फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सिनेमा, ये सब का मैं करके गया था। तो ये इतना ध्यान नहीं दिया था, जबकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा मतलब बड़ा है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप भी अच्छे से पढ़ के जाओ सारे वो, क्योंकि वो थोड़े ईजी चैप्टर्स हैं। तो इसके अंदर मुझे 2 मार्क्स मिले, बस मैंने इतना ही सॉल्व किया। आप भी देख सकते हो मैंने कुछ इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं किया। बहुत सारे इसमें मेरे रॉन्ग भी है, तो मैंने इतने कम सॉल्व करके मुझे मतलब 54 मार्क्स आ गए। तो मेन इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे MCQs में मार्क्स आ गए, क्योंकि MCQs में मार्क्स आने की वजह से मुझे मतलब यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए। तो आप भी मतलब ये सब अच्छे से करके आओ, जैसे मैंने ये सब किया था, ये शेड्यूल 3 किया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, फिर इंडेक्स 2-3 करके गया था, और ऑडिट किया था मैं। तो ऑडिट के मैंने 3-4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इतना करके मेरा मतलब अच्छे से हो गया। तो आप सबसे पहले है ना शेड्यूल 3 पे ध्यान दो। अगर आप स्टार्टिंग के वो टॉपिक छोड़ दिए होंगे, जो शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, अगर वो किए होंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और नहीं किए होंगे तो शेड्यूल 3 पे एकदम ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो थोड़ा ईजी आता है और उसमें मार्क्स मिल सकते हैं 14 में से, मतलब 10-12 तो ला सकते हो इजीली। फिर उसके बाद कैश फ्लो से स्टेटमेंट हो गया। फिर वो 3 एक छोटे चैप्टर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, वो एक इजी चैप्टर से और वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑडिट थोड़ा करके गया था, तो अकाउंट्स पे इतना ध्यान नहीं था मेरा। तो वो इजी चैप्टर है, और इंडेक्स भी छोटे छोटे हैं, मतलब कुछ कुछ इंडेक्स इजी है। तो वो इंडेक्स में भी आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, और साथ में अगर ऑडिट करके जाओगे तो उसमें भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑडिटर एंड ऑडिटर से एक चैप्टर एक क्वेश्चन आता है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, होटल, ये सब से एक क्वेश्चन आता है। तो ये सब भी अच्छे से करके जाओ, तो आप इजीली पास हो जाओगे। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा मेरी भी स्टडीज़ चल रहा है, इसलिए 2 दिन वीडियोस नहीं डाला मैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।